आज हम बात करेंगे एक ऐसे बदलाव की जो हायर एजुकेशन का चेहरा बदलने वाला है। नाम है यूजीसी समता विनियम 2026। हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑफ वीएस क्लासेस। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। पहले 2012 में हमारे पास सिर्फ दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस थे, मतलब मानो तो ठीक, ना मानो तो भी ठीक। पर 2026 में ये अनिवार्य जनादेश बन गए, यानी मैंडेटरी बन चुका है। सीधी बात ये है कि अब रिक्वेस्ट नहीं, सीधे ऑर्डर दिया जाएगा। देखिए, 2012 की जो गाइडलाइंस थी वो तो वैसे ही थी जैसे हम न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लेते हैं। सुनने में अच्छा लगता है पर फॉलो कोई नहीं कर पाता। पर 2026 के नियम थोड़ा सा जिद्दी हैं। 2012 के नियम सिर्फ एडवाइजरी नेचर के थे, जबकि आज के यानी 2026 के नियम लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं। आपको इन सारे इश्यूज के बारे में, यूजीसी के बारे में मैं आपको आज सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब आते हैं दूसरी स्लाइड पे। अब समझिए, इस नियम के 4 बड़े पिलर्स हैं। पहला, अब ये मैंडेटरी है, मतलब कानूनी रूप से इसे लागू करना ही होगा। दूसरी बात, इसका दायरा बहुत बड़ा हो गया है, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, यानी सिर्फ एससी एसटीज के लिए नहीं बल्कि ओबीसी, महिलाएं और ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी इसके घेरे में हैं। और तीसरी चीज, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन होगी। और चौथी सबसे बड़ी बात, जहां बदलाव होता है वहां कंट्रोवर्सी तो होती ही है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दर्शाई जा रही हैं। अब सिर्फ कैंपस में घूमने से काम नहीं चलेगा। इक्विटी स्क्वाड्स की तेज नजर आप पर है। सीसीटीवी से भी ज्यादा खतरनाक अब ये स्क्वाड्स होने वाले हैं। तो ये आपको इस पूरी यूजीसी के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई कि क्या चल रहा है। लेकिन परिवर्तन की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों? अगली स्लाइड में मैं आपको बताने वाली हूँ परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब आखिर नया नियम की क्यों जरूरत पड़ी? क्या पुराने नियम विफल थे? हाँ, क्योंकि 2012 के नियम दंतहीन यानी टूथलेस थे। उनका कवरेज लिमिटेड था, यानी सिर्फ एससी और एसटी तक ही सीमित था। इंप्लीमेंट करने वाला कोई नहीं था और डिस्क्रिमिनेशन की कोई प्रॉपर डेफिनेशन या परिभाषा नहीं बताई गई थी 2012 में। यानी 2012 के नियम ऐसे थे जैसे बिना दांत वाला शेर। देखने में डर लगेगा पर काटेगा नहीं, ना आपको कुछ हानि पहुंचाएगा। और मॉनिटरिंग वो तो इतनी ढीली थी कि डिस्क्रिमिनेशन करने वालों की मौज थी। ये मैंने आपको तीसरी स्लाइड में बता दिया कि परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या 2012 के जो नियम थे, यूजीसी की जो गाइडलाइंस थी, वो सही नहीं थी? ये मैंने आपको तीसरी स्लाइड में बता दिया। अब चलते हैं चौथी स्लाइड की तरफ, जो बताएगा दायरे और विस्तार के बारे में। अब जानिए दायरे और विस्तार के बारे में आराम से। देखिए, अब सेफ्टी नेट बड़ा हो चुका है। 2026 में सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट ही नहीं बल्कि फैकल्टी, स्टाफ, महिलाएं और वो ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग वाले बच्चे भी शामिल हैं जो कभी कैंपस आते ही नहीं हैं और घर में बैठ के लेक्चर्स लेते हैं। मतलब अब डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए कोई जगह बची ही नहीं है, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे या ऑनलाइन अपने इंस्टीट्यूशन से जुड़े होंगे, आपको सिस्टम ढूंढ ही निकालेगा। तो ये आपको मैंने तीसरी और अगली स्लाइड में बताया दायरे और विस्तार के बारे में। अब अगली स्लाइड की तरफ चलिए और देखिए, मैंने तुलनात्मक विश्लेषण करने की कोशिश की है कि 2012 में क्या था और अब क्या है। ये टेबल देखिए जिसमें तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। पहले सिर्फ एक अधिकारी होता था, अब पूरी 10 मेंबर कमेटी और स्क्वाड्स हैं। पहले कंप्लेंट की कोई डेडलाइन नहीं थी, लेकिन अब 24 घंटे में एक्शन और 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो आपको बताई जा रही है, अब सजा में सिर्फ फटकार नहीं मिलेगी बल्कि यूनिवर्सिटी का फंड रोक दिया जाएगा और साथ ही साथ उस यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी पहले जो सजा थी वो उतने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं की गई थी, लेकिन अब सारी चीजें लिखित होंगी। पहले सजा थप्पड़ जैसी थी, अब सीधे पॉकेट मनी यानी फंड्स ही बंद कर दिया जाएगा। और हम सब जानते हैं कि ज्यादा दुख दर्द किस चीज में होने वाला है। तो ये मैंने आपको 5वीं स्लाइड में एक तुलना बता दिया कि 2012 में पुराने नियम कैसे थे और नए नियम की क्या जरूरत पड़ी। अब नए संस्थागत ढांचे को समझते हैं। यूजीसी ने पूरा पावर स्ट्रक्चर तैयार किया है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। सबसे ऊपर नेशनल कमेटी आएगी, फिर हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल यानी ईओसी, उसके नीचे फिर 10 मेंबर की कमेटी होगी और उसके बाद
एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर आएंगे। ये स्ट्रक्चर इतना ज्यादा सॉलिड है, अब फाइल दबाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बन जाएगा। हर लेवल पर कोई ना कोई नजर रखे हुए है, आप स्लाइड में आराम से देख सकते हैं, सारी चीजें समझ सकते हैं। यूजीसी नेशनल कमेटी रहेगी, ईओसी आएंगे, फिर उसके बाद से 10 कमेटी के सदस्य आएंगे, फिर उसके बाद से एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर आएंगे, यानी हर लेवल पे निगरानी होगी। अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, सक्रिय निगरानी तंत्र, एक्टिव मॉनिटरिंग। अब बात सिर्फ पेपर वर्क की नहीं है, इक्विटी स्क्वाड्स कैंपस में पेट्रोलिंग करेंगे और 24 घंटे हेल्पलाइन का मतलब है कि आप कभी भी मदद मांग सकते हैं। ये सिस्टम रिएक्टिव नहीं होगा, प्रिवेंटिव होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कैंपस के बारे में आपको सारी डिटेल्स दी हुई हैं। अब स्क्वाड्स का मतलब है कैंपस में बुलिंग करने वालों के अच्छे दिन ऑलमोस्ट खत्म हो गए। तो ये सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं शिकायत निवारण का समयबद्ध, यानी पूरा टाइमलाइन समझते हैं। शिकायत निवारण की प्रॉपर टाइमलाइन पर आते हैं। इस नियम की यूएसपी क्या है? इस नियम की यूएसपी है स्पीड। कंप्लेंट हुई नहीं कि 24 घंटे में इनिशियल एक्शन शुरू हो जाएगा, 15 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म, न्याय में देरी खत्म। यहाँ तारीख पे तारीख वाला सिस्टम नहीं चलेगा। 15 दिन मतलब 15 दिन, वरना इंस्टीट्यूशन की तो खैर नहीं। तो ये क्या था? ये शिकायत निवारण की समयबद्ध पूरी एक टाइमलाइन थी कि कैसी होंगी चीजें। शिकायत दर्ज होगी, 24 घंटे के अंदर कार्यवाही शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद 15 दिन में जांच भी पूरी हो जाएगी और रिपोर्ट भी सबमिट कर देना है। अब उसके बाद से फिर दंड दिया जाएगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, विनियमों के रणनीतिक लाभ क्या होंगे। अब अगली स्लाइड पर जानिए कि स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स क्या होंगे इस कानून के। इसका सबसे बड़ा फायदा है अकाउंटेबिलिटी। रोहित वेमुला जैसे दर्दनाक मामले फिर ना हो, इसलिए ओबीसी और अन्य वर्गों को सुरक्षा दी गई है। ये एनईपी 2020 के विजन को सच करने की एक कोशिश है। रोहित वेमुला सुसाइड केस ने पूरे देश में हायर एजुकेशन में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उस पर एक बड़ी बहस शुरू कर दी थी। ये नियम उस दर्द की एक कानूनी इलाज की कोशिश की गई है। तो ये आपको मैंने बताया, जवाबदेही होगी, एनईपी की कोशिश की गई है सही करने की, साथ ही साथ इंक्लूसिविटी होगी, स्पीडी जस्टिस होगा। यहाँ पे तारीख की बात नहीं की जाएगी, आपका प्रॉपर टाइमलाइन बनाया गया है कि इतने से इतने में सारी चीजें हो जानी चाहिए। आगे बढ़िए, संरचनात्मक चिंताएं और संभावित कमियां क्या हैं। इतने सबके बाद भी अब भी पोटेंशियल रिस्क है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। डर है कि इसका मिसयूज ना किया जाए। बर्डन ऑफ प्रूफ अब आरोपी पर है, जो शायद नेचुरल जस्टिस के थोड़ा सा खिलाफ लगे। और छोटे कॉलेजेस के पास इतना पैसा और इतने लोग आएंगे कहां से? इतना बड़ा सिस्टम चलाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो अब आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करना पड़ेगा। ये थोड़ा व्यंग्यात्मक है। ये तो वही बात हो गई कि पहले जेल जाओ फिर साबित करो कि तुम चोर नहीं हो। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए मैंने बोला कि इसका एक दूसरा पहलू भी है जो हमें नजर में रखना पड़ेगा। अब विवाद का मुख्य कारण क्या है? रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। जिसका सबसे ज्यादा शोरगुल मच रहा है वो है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का डर। सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी को लग रहा है कि नए नियम उनके खिलाफ या फिर एक तरफा है। क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि जब कमेटी ही अनबैलेंस्ड है तो फैसला निष्पक्ष या फेयर कहां से होगा। यानी यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक प्रोटेक्शन गैप की बात हो रही है, जहां एक वर्ग को लगता है कि उनके लिए कोई सेफ्टी नेट बनाया ही नहीं गया है। 2026 में जो भी नए नियम लाए गए हैं उसमें जो जनरल कैटेगरी है उनको ऐड ही नहीं किया गया है। तो ये एक मुद्दा बना हुआ है। कमेटी की संरचना देखकर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि क्रिकेट मैच जैसा लग रहा है, जहां एम्पायर भी दूसरी टीम का है, बैट बॉल भी उन्हीं का है। तो सबको डर है कि कहीं इंसाफ के नाम पर एक नया अन्याय ना शुरू हो जाए। और इसी चीज को लीगल सर्कल्स में ड्यू प्रोसेस वर्सेस सोशल जस्टिस की बहस कहा जा रहा है, जहां प्रोसीजरल फेयरनेस पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये आप समझिए ड्यू प्रोसेस वर्सेस सोशल जस्टिस वाला खेल हो रहा है। यानी एक कैटेगरी, क्योंकि हम सबके ध्यान रखने की बात कर रही है सरकार, तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है उनके बीच कहीं ना कहीं मतभेद हो रहा है, एक कटाक्ष हो रहा है कि उनको ध्यान में नहीं रखा गया है। ये इस चीज में बताने की कोशिश की गई है। अब अगली स्लाइड दोस्तों, ये सिर्फ पेपर नहीं है, दिल्ली से लेकर एमपी तक सड़कों पर विरोध है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल्स की बारिश हो रही है। बात इतनी बढ़ गई है कि राजनीतिक गलियारों में भी इसकी गूंज है। कुछ नेताओं ने तो इसके लिए इस्तीफा तक दे दिया है। हालांकि सरकार ने
सरकार ने डबल अश्योरेंस दिया है कि किसी भी निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा। आजकल सोशल मीडिया पर #NoToUGC डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे है। पहले लोग एग्जाम की तैयारी करते थे, अब लगता है PIL की तैयारी ज्यादा हो रही है। ट्विटर पर तो जैसे नए कानून की अंत्येष्टि पहले से ही कर दी गई है। हमें देखिए स्वीकार करना होगा, कोई भी नए कानून आते हैं तो हमें उसके दोनों पहलू देखने होंगे। कोई एक वर्ग जो पीछे रह गया उसको आगे करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और यूपी जैसे स्टेट्स में इस नियम का प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज देखा गया है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो स्टूडेंट यूनियन है वो काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये इस पूरे मुद्दे के बारे में मैं आपको एक एक करके चीजें समझा रही हूँ। अगली स्लाइड क्या बोल रही है, निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? लक्ष्य तो नेक है, भेदभाव को पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर देना, लेकिन निष्पक्ष कार्यान्वयन यानी फेयर इम्प्लीमेंटेशन ही इसकी सफलता की चाबी है। यूजीसी को ऐसी गाइडलाइंस लानी होंगी जो मिसयूज को जीरो कर दें। हमें ऐसा माहौल चाहिए जहां पर हर स्टूडेंट खुद को सुरक्षित पाए, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो। जैसे यहाँ पे इशू बन रहा है कि जनरल कैटेगरी को ध्यान में नहीं रखा गया है, बाकी ओबीसी को भी इंक्लूड कर दिया गया है ना। तो ये सारी चीजें यूजीसी को ध्यान में रखनी होंगी। यहीं पे रमेश रंजन ने ऐसी व्यथाओं के लिए कुछ पंक्तियां लिखी थी कि चाहे तिल लो या ताड़ लो, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोआ रोआ उखाड़ लो राजा। अंत में बस इतना ही, कानून ऐसा हो जो ढाल बने ना कि तलवार, क्योंकि अगर ढाल ही चुभने लगे तो लोग कानून से नहीं, कानून बनाने वालों से डरने लगेंगे। तो ये चीजें हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी होंगी। भेदभाव को खत्म करना है, नया भेदभाव पैदा नहीं करना है। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ आई हो, मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी विवाद चल रहा है वो मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, जो कि मैंने आपको अलग अलग स्लाइड्स में अच्छे से समझा दिया था। अब आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं। आप नेगेटिव पहलू देख रहे हैं या पॉजिटिव देख रहे हैं, या आप दोनों चीजें देख रहे हैं। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे अच्छे अच्छे हम बर्निंग इश्यूज जो हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी ऑफलाइन कोचिंग में चलती रहती हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।